हम किस तरीके से अपना सिलेबस लेकर चलेंगे और चीजों को कवर करेंगे। तो एक तो है भाई आपका आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, जिसकी मैं एक झलक आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट से स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज मुझे बता देना, आवाज स्क्रीन सब कुछ क्लियर है। ठीक है। तो भाई ये तो है वो स्टडी टेक्स्ट जो आई कैप की वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा, मैं भी आपको दे दूंगी। ठीक है, ये आई कैप ने दे दिया है भाई, इस सब्जेक्ट का ये स्टडी टेक्स्ट है, आपने इसको रीड करना है, इसी में से पेपर आएगा, ये सिलेबस है आपका कंप्लीट, सही है ना। तो ये आ गए आपके 13 चैप्टर्स जो हमने सारे कवर करने हैं, सही है। अब होता ये है कि ड्यूरिंग क्लास हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इस चैप्टर की एक एक लाइन रीड करें। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक समराइज फॉर्म देकर हर चैप्टर की एक समरी बना ली है, और वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी, और हम क्लास के अंदर उसी की बेस पर चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने कोशिश करना है कि बुक को भी रीड करो साथ साथ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मिस अगर बुक रीड ना करें, खाली आपकी जो जो भी आपके पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं उनको रीड कर लें तो पेपर क्लियर हो जाएगा। देखो पेपर क्लियर हो जाएगा स्लाइड्स रीड करने से, और जो एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी उनकी प्रैक्टिस करने से पेपर तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन बुक रीड करने से आपकी कॉन्सेप्ट मजीद अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि बुक ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है चीजों को। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है वो लेकर चलते हैं। तो ये हो गई बुक। अब जैसे ये चैप्टर 1 है, अब इसको ये कंप्लीट आपके पास इसका चैप्टर है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसकी समरी प्रिपेयर कर ली है। ठीक है, ये चैप्टर 1 की मैंने समरी प्रिपेयर कर ली। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन, सेकंड की, थर्ड की, तो ये समरी है। ठीक है ना, इस समरी को मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, वही मेरी एक्सप्लेनेशन जब आप बुक से रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मिस ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुकी हैं क्लास में। ठीक है ना, तो ये समरी नोट्स है जिसके थ्रू हम लेकर चलेंगे। तो फर्स्ट चीज तो जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी वो मेरे समरी नोट्स होंगे। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब पेपर एमसीक्यूज बेस्ड आ रहे तो हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने माइक्रो और मैक्रो दोनों के जो है वो एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हुए हैं, और आप इसको एमसीक्यूज बैंक कह लो, 2000+ एमसीक्यूज आपको उसमें से मिल रहे होंगे विथ आंसर की। ठीक है, ये दोनों काम हो गए। अब हमने नोट्स के थ्रू समझ लिया, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली। अब हमें चेक करना है ना कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए या नहीं। तीसरा काम क्या होगा, क्विज। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्विज कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि हमारी कितनी तैयारी हो गई है। तो फाइनल पेपर से बेहतर है कि इन क्विजेस में मिस्टेक कर ली जाए। डायरेक्ट पेपर में मिस्टेक करने से बेहतर है यहाँ मिस्टेक करके पता चल जाए कि अच्छा यहाँ गलती हो रही है, अब फाइनल में ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना। और लास्ट में जो प्लस चीज है वो मैं आप लोगों को, आप उसको फाइनल असाइनमेंट भी कह सकते हो, आप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी कह सकते हो, क्योंकि 2000+ एमसीक्यूज तो बहुत सारे हो जाते हैं। प्रैक्टिस तो हम इन सब की करेंगे, किसी को नहीं छोड़ना, हमें सबकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एंड में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें। तो एंड में ये एमसीक्यूज भी, अच्छा ये एमसीक्यूज मैंने बनाए कैसे हैं, ये फीडबैक के थ्रू बने हैं। आप जाओगे पेपर देने, आपके पास पेपर आया, आपने मुझे आके बताया कि मिस ये एमसीक्यूज आए थे, मैंने अपने पास नोट कर लिया कि अच्छा पेपर में ये एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो जब से पीआरसी आपका चल रहा है, क्योंकि पीआरसी से पहले इकोनॉमिक्स कैफ में हुआ करता था, कैफ का सब्जेक्ट होता था, तो जब से पीआरसी में आए तब से जितने भी बैच गए हैं उन सब से जो भी मुझे फीडबैक मिलता रहा कि हमारे पेपर में ये एमसीक्यूज आया, ये था, तो वो मैंने यहाँ पे, ये भी तकरीबन 500 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आई के अपने कोई 4 एमसीक्यूज तो नहीं बनाए हुए ना,
कि या सिर्फ 50 MCQs बनाए हुए सबके पास बस हर दफा वही आते हैं, जाहिर है उसका भी क्वेश्चन बैंक है, वो उनको शफल करके स्टूडेंट्स को देता है। तो ये भी है, पर उसके मुकाबले में कम होंगे। तो ये एमसीक्यूज वो होंगे जिसमें से आपका 50% से ज्यादा पेपर लगेगा। लेकिन फिर भी याद रखना कि आप सोचो कि भाई ये एमसीक्यूज ही ले लेते हैं, बस इसी को ही मारेंगे रट्टा, पेपर देंगे और पेपर क्लियर, तो नहीं हो सकता। क्योंकि इन एमसीक्यूज में जो आपके पास पेपर में आएगा, हो सके थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज कर दे, वो थोड़ी सी चेंजेस कर दे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये क्या चेंजेस हुई हैं। तो कॉन्सेप्ट वही होगा जो एमसीक्यूज में गिवन होगा, जरा सी वो एक में नॉट डाल दिया उसने, एक में से नॉट हटा दिया उसने, ऑप्शंस ही चेंज हो गए पूरे के पूरे। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ही आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के काबिल होंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये चार चीजें हैं जिसके थ्रू हम चलेंगे। ये स्टार्टिंग से एंड तक की मैंने पूरी कहानी आप लोगों को बता दी, सही है। अब ऐसा करते हैं कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर आप लोगों को कुछ और पूछना है, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी हवाले से, तो आप लोग पूछ सकते हो। कल आप लोगों की क्यूएम की क्लास हुई थी और आईटीबी हुई थी। अच्छा, एक ही हुई कल, आईटीबी की नहीं हो पाई। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्यूएम की क्लास अच्छी रही होगी आप लोगों की, माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे टीचर है। तो आज इकोनॉमिक्स की आपकी फर्स्ट क्लास है, सही है। तो आज थोड़ा सा लाइट रखते हैं, मुझे नहीं पता कि स्ट्रेंथ आप लोगों की यही है या आज किसी वजह से कम स्टूडेंट्स आए हैं, बहरहाल जो भी है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस कर लूं कि जो स्टूडेंट पहली दफा ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा पता तो चले कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है और ये पढ़ा क्यों जाता है। मैंने कुछ बातें तो आप लोगों को बता दी कि हम अपनी इकोनॉमी को समझने के लिए, सराउंडिंग को समझने के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, और कुछ बातें हम अभी मजीद डिस्कस कर लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स का ये जो वर्ड है, ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। एक ग्रीक वर्ड से ये वर्ड निकला है आपका, और वो ग्रीक वर्ड है आपका ओइकोनोमोस। ओइकोनोमोस का क्या मतलब है? ओइको मीन्स होम, नोमोस मीन्स मैनेजमेंट। तो कंबाइन करें तो इकोनॉमिक्स का मतलब बन जाता है होम मैनेजमेंट। अच्छा, हम कहते हैं कि अच्छा इकोनॉमिक्स का होम मैनेजमेंट से क्या कनेक्शन है? तो भाई हमारा जो घर मैनेज कर रहे होते हैं ना हमारे पेरेंट्स, वो पूरे इकोनॉमिस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दो चीजें फेस करते हैं हर मंथ में, जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जहां जहां से इनकम आती है, और फिर उनका काम होता है उस इनकम को मैनेज करना, कि इस इनकम को कहाँ लगाना है। अब बजट जो बनाना है, इसमें इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है ना, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यार इनकम जितनी है सारे खर्चे तो नहीं कर सकते, सब नहीं कर सकते। बच्चों की तो बड़ी ख्वाहिशात हैं, ये भी करना है वो भी करना है, घूमने भी जाना है, सारे सारे काम करने हैं, लेकिन इस इनकम में सारे काम नहीं किए जा सकते। तो अब हमें डिसाइड करना है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे सबसे पहले अपनी इनकम लगानी है, किस चीज पे अभी नहीं लगाई जा सकती। प्रायोरिटीज सेट करनी है हमने, अपनी प्रेफरेंसेस बनानी है कि भाई ये काम करने हैं इस इनकम से, ठीक है ना, और ये काम अभी फिलहाल नहीं किए जा सकते, ठीक है, इस इनकम में रहते हुए। तो एक कंस्ट्रेन है ना, एक कंस्ट्रेन है हमारे पास कि हम अपने रिसोर्सेस को, अपनी इनकम को यूज करते हुए सारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें डिसाइड करना पड़ता है, ये जो आपका डिसाइड करना है ना, यही इकोनॉमिक्स आपको सिखाती है। इकोनॉमिक्स आपको क्या सिखाती है? इकोनॉमिक्स आपको डिसीजन मेकिंग पावर देती है। एक अकाउंटेंट सिर्फ आप कैलकुलेशन करना जानता है, भाई वो कैलकुलेट करके दे देगा आपको, उसको
डिसीजन नहीं आता कि कब क्या डिसीजन लेना है, कब क्या काम करना है। जब आपको अकाउंटेंसी के साथ साथ ये डिसीजन मेकिंग भी आ जाती है, फिर आप एक मुकम्मल चीज आपके पास आ जाती है। फिर आप एक बड़े लेवल पे एज अ लीडर, सीएफओज वगैरह बैठ रहे होते हो। ये अकाउंटेंट में तो हो ही आप जीते, ये सब काम तो आते ही हैं आपको। डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी आती है कि कब कहाँ पैसा लगाना है, कब क्या काम करना है, हालात को देखते हुए कब कौन सा डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर आपको इकोनॉमिक्स सिखाती है कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कंस्ट्रेन क्या है, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तो हमने अपने रिसोर्सेज में रहते हुए बेस्ट डिसीजंस लेने हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज की बेस्ट एलोकेशन हो सके। बेस्ट एलोकेशन का क्या मतलब है कि अच्छे से हम उनको यूटिलाइज कर सकें। हमारे रिसोर्सेज के बहुत सारे यूसेज है ना, हमने कहाँ लगाना है जहां हमें सबसे ज्यादा फायदा हो। ठीक है ना। अब देखो इस होम मैनेजमेंट को अगर तुम लोग ब्रॉड लेवल पे लेकर जाओ, तो हम इस होम को स्टेट के ऊपर भी लेकर जा सकते हैं ना। एक घर के अंदर एक मैनेजमेंट हो रही है, बजट बन रहा है, इसी तरीके से इकोनॉमी का भी तो बजट बनता है। और स्टेट मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है, गवर्नमेंट कर रही होती है, सेम वही बजट बनता है। तो गवर्नमेंट को भी बजट बनाना पड़ रहा है, क्यों? इस वजह से क्योंकि फंड्स लिमिटेड है। तो गवर्नमेंट को भी डिसाइड करना पड़ रहा है ना कि भाई डिफेंस पे कितना लगाना है, एजुकेशन सेक्टर पे कितना लगाना है, हेल्थ सेक्टर पे कितना लगाना है। तो मैनेजमेंट वहां पे भी रिक्वायर्ड है। तो हर जगह आपको एक बात पता चल रही है कि भाई एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, और वो प्रॉब्लम क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर इस प्रॉब्लम को खत्म कर दें तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट समझे खत्म। बड़ी बात है ना। इकोनॉमिक सब्जेक्ट खत्म। इकोनॉमिक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि उनको यूज कैसे किया जाए। ठीक है ना। तो वो डिसीजन मेकिंग आपको इकोनॉमिक्स सिखा रही होती है। भाई जब हमारी गवर्नमेंट जो है बजट बनता है और आपको पता चलता है कि भाई आपको कोई कहते हैं डिफेंस पे तो बड़ा लगा दिया गवर्नमेंट ने, हर दफा की कहानी, हर दफा की डिबेट, लोग बातें बनाते हैं भाई बजट पे गवर्नमेंट ने बड़ा लगा दिया, एजुकेशन सेक्टर पे वही फंड लग रहा है। क्यों लोगों को ये क्यों मसले हो रहे हैं, बजट पे डिफेंस पे ज्यादा लग गया? लोगों को पता है कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। अगर डिफेंस पे ज्यादा लगा दिया तो बाकी सेक्टर्स पे इतना ज्यादा आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि फंड्स आर लिमिटेड। तो बाकी सेक्टर्स सफर करेंगे। तो ये सारी बात है जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स मेन चीज आपको डिसीजन मेकिंग पावर दे रही होती है। और आपको इसमें आप ये सीखोगे कि आपने अपने रिसोर्सेज की बेस्ट एलोकेशन कैसे करनी है, कैसे एलोकेट करना है आपने अपने रिसोर्सेज को कि उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो आपको। एक दो एग्जांपल्स यूज करेंगे, बात थोड़ी और समझ में आ जाएगी। लेकिन यहाँ से हम अपने सिलेबस की तरफ शिफ्ट करते हैं। आपके सिलेबस में 3 डेफिनेशंस गिवन है इकोनॉमिक्स की। और ये तीनों डेफिनेशंस जिन लोगों की हैं उनको जाहिर है हम इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं ये तीनों। वैसे तो इकोनॉमिस्ट इतने आए हैं कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी सिलेबस में 3 फेमस इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन जो है वो मेंशन है। सबसे पहले जिनकी डेफिनेशन है ना, इनका तो आप अगर कोई इकोनॉमिक्स जरा सी भी जानता है उसको उसका नाम, इनका नाम पता होगा। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। इससे मेरा मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स पहले बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मिक्स करके पढ़ी जाती थी, एज अ सेपरेट सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता था। लाइक पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ये सारी चीजों के साथ मिक्स करके इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता था। क्योंकि इसमें आप बिहेवियर के बारे में भी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर। फिर इसमें आप नेशंस के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस और वगैरह सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके पढ़ा जाता था इसको। एडम स्मिथ ने इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। और एडम स्मिथ की क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इस सब्जेक्ट में, इस वजह से हम इनको फादर और फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। अच्छा, ये बातें थोड़ी सी बोरिंग है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा लगेगा कि वो पहली वाली बात ठीक थी, सब्जेक्ट बड़ा ड्राई है। लेकिन ये डेफिनेशंस जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ोगे
तो हमेशा आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशंस और टर्म्स वगैरह, सबसे पहले तो सब्जेक्ट है क्या उस बारे में बताया जाएगा। फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको सिखाई जाएंगी कि भाई आगे जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो और कोई लॉ पढ़ रहे हो तो उसमें ये टर्म आ रही तो पता तो ये टर्म का मतलब क्या है। तो डेफिनेशन जब आती है तो बोरिंग हो जाती है बात, क्योंकि थ्योरी थ्योरी बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब हम थोड़ा सा रिलेट करना स्टार्ट करेंगे, थ्योरीज पे जाएंगे, तो फिर आपको थोड़ा मजा आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग लगे। अच्छा, वो कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में कि ही इज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। अब क्लासिकल स्कूल से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं। अब ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स है ना इकोनॉमिक्स के, इनका मतलब क्या है कि कोई मुझे, कोई भी अपना आइडिया आपके जहन में हो कि स्कूल ऑफ थॉट्स से क्या मतलब है। बिल्कुल एक्चुअल वर्ड मीनिंग भी अगर करो तो थोड़ा शायद अंदाजा हो जाए। स्कूल ऑफ थॉट्स, हर किसी का अपना व्यू है, हर किसी का अपना थॉट है, हर कोई अपने लिहाज से चीजों को व्यू करता है, देखता है, ठीक है। तो हर किसी की अपनी थ्योरीज हैं। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है ना, जो हर इकोनॉमी फेस कर रही होती है, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अब हर बंदा अपने सॉल्यूशन दे रहा है। एक कह रहा है कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए ये करना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं ये ज्यादा बेहतर है करना, तीसरा कह रहा है ये ज्यादा बेहतर है करना। हर किसी का अपना व्यू है। इसी तरीके से हर चीज के ऊपर डिफरेंट व्यूज आ गए। आपने उन सारे व्यूज को स्कूल ऑफ थॉट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। जैसे होता है ना, एक ही जगह पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, हर रास्ता ही उस जगह पहुंचाएगा। लेकिन ये बात याद रखनी है कि किसी टाइम पे कोई एक रास्ता ज्यादा बेहतर होता है। गूगल मैप से देखते हैं ना, गूगल मैप बता रहा है इस रास्ते से जाना भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाकी रास्तों पे या तो ट्रैफिक है, या बारिश की वजह से पानी खड़ा हुआ है, या बहुत सारे दूसरे मसले की वजह से। यही वाली बात है, सोल्यूशंस तो बहुत सारे बताए हैं इकोनॉमिस्ट ने। किस वक्त इकोनॉमी पे कौन सा सोल्यूशन अप्लाई करना है, ये इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ पर हैं। तो पहले स्कूल ऑफ थॉट की हम बात कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, क्लासिकल स्कूल। तो ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, मेरी आदत है, पता नहीं ये बुरी आदत है या अच्छी आदत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे आदत है बैकग्राउंड भी बताने की। मैं हर चीज की, मुझे दिल करता है मैं बैकग्राउंड भी बताऊं। फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल स्कूल, क्या ये नाम रखने की क्या रीजन हुई। तो बेसिकली जो एडम स्मिथ थे ना, जिन्होंने हम फादर ऑफ फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1776 में, जो कि बड़ी फेमस है, वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से। इसका नाम तो इससे भी बड़ा है, अभी आपके पास स्लाइड में आपको दिख जाएगा, लेकिन शॉर्टली हम उसको वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ही इकोनॉमिक्स की इब्तिदा हो गई थी। अब इनके कुछ अपने थॉट्स थे। 1776 के बाद काफी गैप के बाद एक 1936 में एक इकोनॉमिस्ट ने अपनी एक बुक लिखी, जिनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स। इनको भी आप आगे मैक्रो के अंदर स्टडी करोगे, क्योंकि इनकी मैक्रो में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, माइक्रो में इतनी नहीं है। केन्स ने, केन्स का व्यू क्लासिकल से बहुत ऑपोजिट था। क्लासिकल के व्यू से बहुत ज्यादा जो है ना, वो कहते थे कि भाई गलत है, बहुत सारी बातें उन्हें गलत लगती थी। तो केन्स ने कहा कि मुझसे पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, यानी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी वो। अब इकोनॉमिक्स में चेंजेस आई हैं, ठीक है ना। तो केन्स से पहले के सारे इकोनॉमिस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं, लेकिन उससे पहले एक अच्छा खासा टाइम गुजरा ना, तो इस बीच में बहुत कंट्रीब्यूशन दी लोगों ने। उनके दरमियान भी व्यूज थे, उनके दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट थे। तो आपको दिखेगा क्लासिकल थॉट्स, नियो क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, उसके अंदर भी डिफ्रेंसिएशन है, लेकिन होंगे वो सारे क्लासिकल। तो हम उन सबको क्लासिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई केन्स ने कह दिया कि मुझसे पहले के सारे इकोनॉमिस्ट क्लासिकल थे।
मतलब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी, ठीक है ना, इस तरीके से ये नाम आपके पास आया। तो क्लासिकल स्कूल, नेओ क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, आपकी किनीजियन स्कूल ऑफ थॉट, मॉनेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, बहुत सारे थॉट्स हैं। हमारा काम ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत, जब आप इकोनॉमिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ने जाते हैं तो आप इन सबका डिफरेंसेस पढ़ रहे होते हैं। हम थोड़े बहुत जैसे जैसे कॉन्सेप्ट लेकर चलते रहेंगे, इन पे बात करते रहेंगे। अभी इसको मजीद ड्रैग नहीं करते, हमने कह दिया कि ही इज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि पब्लिश हुई 1776 में, और पॉपुलरली नोन एज द वेल्थ ऑफ नेशंस। बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, हमारे काम की बात बस वही है। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। छोटी डेफिनेशन, सारी बात इसी डेफिनेशन के थ्रू उन्होंने कर दी। इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है? साइंस ऑफ वेल्थ है, स्टडी ऑफ वेल्थ है। अब इसका क्या मतलब हुआ? वेल्थ जब भी टर्म आता है तो हमारे जहन में फौरन से क्या आता है? पैसे, मनी। हालांकि ये गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मनी जिस फॉर्म में हमारे पास है उस फॉर्म में हमेशा तो नहीं था, ठीक है। तो वेल्थ किसे कहते हैं? कोई भी चीज जो कि वैल्यू रखती हो कोई, ठीक है ना। और एडम स्मिथ की इस डेफिनेशन में वेल्थ से जो मतलब था वो था, क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज। बार्टर सिस्टम का नाम सुना है आप लोगों ने? कोई बताएगा मुझे बार्टर सिस्टम किसे कहते थे? बिल्कुल, गुड्स के बदले गुड्स, या गुड्स के बदले में सर्विस, या सर्विस के बदले में सर्विस। यानी जिसके, जिसमें पैसे की कोई अमल दखल नहीं था। ऐसी इकोनॉमी में जिसमें पैसा ना हो तो लोग एक्सचेंज तो करेंगे ना चीजों की, ठीक है। मुझे सब्जियां बहुत अच्छी उगानी आती हैं, आपको शिकार बहुत अच्छा करना आता है, आप मुझसे सब्जियां खरीद रहे हैं, मैं आपसे बदले में गोश्त खरीद रही हूँ। एक्सचेंज हो रहा है ना हमारा, ठीक है। पैसे का एक्सचेंज नहीं, बीच में पैसा नहीं है, चीजों के बदले में चीजें हो रही हैं एक्सचेंज। ऐसी इकोनॉमी में अगर आप बोलो कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, तो वहां पे वेल्थ पैसा तो है ही नहीं, ठीक है, बकायदा ऐसा कुछ। तो वहां पे वेल्थ से क्या मतलब है? वो चीजें जो कि वैल्यू रखती हैं, ठीक है। अब एडम स्मिथ का क्या मतलब था इससे? अगेन थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड समझ रहे हैं तो हमें बात समझ में आ जाएगी। बुक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है ना। इससे पहले ना इकोनॉमीज का आपस में बड़े कॉलोनियलिज्म वगैरह था, कॉलोनीज बनी हुई थी, लोग मुल्क दूसरे मुल्कों पे कब्जा करके वहां के रिसोर्सेज यूज करते हुए काम किया करते थे, प्रोडक्शन वगैरह। ऐसे जमाने में हम एक थ्योरीज ये चला करती थी कि अगर किसी नेशन को ग्रो करना है ना, वेल्दी बनना है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए, और फिर एक्सेस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करोगे, बदले में आपको गोल्ड मिला करता था, गोल्ड चला करता था ना गोल्ड स्टैंडर्ड में। तो जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा वो कंट्री उतना क्या होगा? वेल्दी होगा, ठीक है ना। तो जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने जब ये बात बोली कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ या साइंस ऑफ वेल्थ, तो इससे उनका क्या मतलब था? उन्होंने अपनी इस डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स को 4 पिलर्स पे बेस करा। उन्होंने कहा 4 पिलर्स हैं इकोनॉमिक्स के, और अब ये बुनियाद है। अगर हमने इस बुनियाद को अपनी मजबूत कर लिया तो हमारी इकोनॉमी वेल्दी होगी, बहुत ग्रो करेगी, बहुत तरक्की करेगी। फर्स्ट जो पिलर की जो सबसे मेन कोर पार्ट, वो था आपका प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। अब पूरी डेफिनेशन तो नहीं लिखी हुई ना आपके पास, तो लिखा हुआ सिर्फ साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने बेस करा 4 पिलर्स पे। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। अच्छा, भूल जाते हैं इनकी बात, हम अपनी इकोनॉमी की बात करते हैं। हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बड़े मसले हो रहे हैं। इसकी वजह से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़े? सबसे पहले एक फैक्ट्री बंद हो जाती है, सबसे पहला नुकसान किसका होगा? जो लोग काम कर रहे होंगे वहां पे, उनकी जॉब चली जाएगी, अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। अनएम्प्लॉय होने का मतलब ये कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम खत्म। अब जब उनके पास इनकम नहीं है
तो पहले जितनी चीजें वो डिमांड किया करते थे, पहले से कम चीजें खरीद पाएंगे। अब जब पहले से कम चीजें वो खरीद पाएंगे, तो जिनसे वो चीजें खरीदा करते थे, अब उनके पास डिमांड कम हो गई है, उनकी सप्लाई कम हो जाएगी, उन पर सिग्नल पहुंचेगा, डिमांड कम हो गई है, अब इतना प्रोड्यूस नहीं करना है, इससे कम प्रोड्यूस करना है, क्योंकि अगर इतना प्रोड्यूस करें तो जाया जा रहा है हमारा माल, कोई आ ही नहीं रहा कंज्यूमर खरीदने के लिए, तो वो अपनी प्रोडक्शन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। प्रोडक्शन कम होगी, मजीद वर्कर्स जॉबलेस हो जाएंगे, ले ऑफ कर दिया जाएगा वर्कर्स को। चैनल बन रहा है आप लोगों के सामने एक पूरा, ये पूरा चैनल, इस चैनल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्शन। अगर तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी, कंजम्पशन बढ़ेगी इकोनॉमी में। और अगर प्रोडक्शन ही कम हो गई तो सारी चीजें आपकी कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एडम स्मिथ ने अपने पिलर्स में सबसे पहला पिलर क्या लिखा, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन की कैसे जाती है ये याद रखिएगा। हम कहते हैं इकोनॉमिक्स का मेन कॉन्सेप्ट है, अगर ये ऐसे ही मेरे सर पे चलता रहा तो बस, किसका कद अच्छा है भाई, तुम ही आ जाओ, इसको बंद कर दो प्लीज, क्योंकि अब मेरे सर में दर्द हो रहा है। जज़ाकल्लाह। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कहते हैं कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं। नाम सुना हुआ है, पता है कौन से 4 फैक्टर्स हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से कोई बताएगा कि वो कौन से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं? कुछ बोल रहे हो, कुछ भी जहन में आ रहा है बोल सकते हो। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी मदद से हम कोई भी चीज बनाते हैं। हाँ भाई, हमारे पास इस वक्त 8-9 स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों में से किसी को कोई आइडिया कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी मदद से हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं? कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है? चले, नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल, और नंबर 4 मैं नीचे लिख देती हूँ, जिसको हम एंटरप्रेन्योर कह रहे होते हैं। अब यही बंदा नहीं होगा, कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेगा, तो फिर कोई चीज प्रोड्यूस ही नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो इनिशिएटिव ले रहा है, तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, रिस्क ले रहा है। भाई ये इंस्टीट्यूट बना, ठीक है, 2 पार्टनर्स मिलकर इंस्टीट्यूट बनाया, रिस्क लिया ना, एक एक आगाज करा एक चीज का, कामयाब हो लॉस हो कुछ नहीं पता, और उन्होंने ये तीनों फैक्टर्स कंबाइन करे, ये जगह ली, लेबर्स रखे, ये सारा जो भी यहाँ पे आप, अब यहाँ पे फर्नीचर वगैरह सब कैपिटल का काम अंजाम दे रहा है। क्यों? कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? वैसे तो हम आगे भी पढ़ेंगे। कैपिटल इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं, कैपिटल याद रखना, कैपिटल पैसा नहीं है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स यहाँ पे अकाउंटिंग से बिल्कुल अपोजिट चली जाती है। अकाउंटिंग में हम जब भी बात करेंगे कैपिटल की, तो उससे मतलब हमारा फाइनेंशियल कैपिटल पैसा ही होगा। इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बात ये कि कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, वो रिसोर्सेस जो कि किसने बनाए हुए, इंसान ने बनाए हुए, मैन मेड रिसोर्सेज हैं, और उनके थ्रू इंसान दूसरी चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है। अब पैसा है, आपके पास 1000 रुपए का नोट है, आप बोलो ये 1000 रुपए के नोट कन्वर्ट हो जाए किसी चीज में, नहीं हो सकता। आप उस 1000 रुपए के नोट से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, आप 1000 रुपए के नोट से कोई चीज खरीदोगे, कोई टूल खरीदोगे, कोई मशीन खरीदोगे, कुछ खरीदोगे जो कि प्रोड्यूस करेगी कुछ। तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई मनी इनडायरेक्टली तो यूटिलाइज हो रहा होता है, पर डायरेक्ट यूज नहीं है, ठीक है, चीजें बनाने के लिए। तो इस वजह से हम कैपिटल की डेफिनेशन से मनी को हटा देते हैं। तो ये तीनों चीजें कंबाइन हुई, ये लैपटॉप इस वक्त कैपिटल है, क्योंकि मैं इसके थ्रू एक सर्विस परफॉर्म कर रही हूँ, आपको सर्विस दे रही हूँ, मैन मेड है, और इसके थ्रू मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो ये कैपिटल है, ठीक है। तो ये 4 आपके फैक्टर्स हैं जिनको यूज करके आप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है।
प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ हो गई। सेकंड प्लेयर उन्होंने बोला कि जब आप प्रोड्यूस करोगे तो फिर क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे उन चीजों को आपस में, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ होगी। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब है, मेरी कंपनी थी, मैंने उसमें वो जगह के लिए मैंने एक बंदे से रेंट पे वो जगह ली, ठीक है, और फिर मैंने उस पे कुछ लेबर्स रखे। तो मैंने जिस बंदे से वो जमीन ली, मैं उसको क्या दूंगी, रेंट पे करूंगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन के नतीजे में वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है। जिन लेबर से मैं काम ले रही हूँ मैं उनको सैलरीज दूंगी, उनके पास इनकम आएगी। तो जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेल्थ की, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एक्सचेंज भी ज्यादा होगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी वेल्थ की। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी, जब मैं लेबर्स को सैलरीज दूंगी, लैंड ओनर को रेंट दूंगी, उनके पास पैसे आएंगे, तो उस पैसों का क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, बताने का मकसद ये है, ठीक है। अगर आपने पहली चीज को डिस्टर्ब करा, बाकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने जो एक डेफिनेशन दी ना कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, और अगर आप इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हो तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे फोकस करना है, इन 4 पिलर्स पे फोकस करना है। अगर ये 4 पिलर्स आपके स्ट्रांग हुए तो आपकी इकोनॉमी बहुत ग्रो करेगी और आप वेल्थियर नेशन बनोगे, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि एडम स्मिथ ने जिस दौर में ये बात करी, उस दौर में लोगों के थॉट्स रिलीजियस थे काफी। और जो आपका क्रिश्चियंस वगैरह जो पादरी सिस्टम होता है उसमें, वो पादरी बड़े उनके बड़ा इन्फ्लुएंस था, ठीक है ना, हुकूमत पे बड़ा इन्फ्लुएंस था। उन्होंने देखा कि यार एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि किसके अराउंड घूम रहा है, वेल्थ के अराउंड घूम रहा है। तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया एडम स्मिथ को, और कहा गया कि आपने एक ऐसी डेफिनेशन, क्योंकि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस किस चीज पे आती है कि वो सोसाइटी पे क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है, ठीक है, क्या लोगों में क्या इमोशंस क्या क्रिएट कर रहा है, क्या लोगों में वैल्यू एडिशन हो रही है। तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आपने एक ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया जो वेल्थ के अराउंड घूम रहा है, तो इससे तो लोगों में बड़ी लालच और ये सब चीजें पैदा हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेकेंड इकोनॉमिस्ट आए, जिन्हें पता था कि इनके साथ क्या हुआ है। तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ अपनी डेफिनेशन को चेंज करा। इनका नाम था एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। इन्होंने भी एक बुक लिखी 1890 में, इन्होंने बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। और ये किसके फाउंडर या किस थॉट से बिलोंग कर रहे हैं, न्यो क्लासिकल, क्योंकि स्टिल 1936 से तो पहले के हैं ना, तो क्लासिकल होंगे, पर क्योंकि इनके थॉट्स एडम स्मिथ से कॉन्फ्लिक्ट हैं, थोड़े से कॉन्ट्रडिक्ट हैं, कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्योर क्लासिकल नहीं कहला रहे, ये न्यो क्लासिकल इनको कह दिया गया, ठीक है। अब इन्होंने जो मेन काम करा ना, जो एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है, वो ये कि इन्होंने इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी उसमें अपना फोकस वेल्थ से शिफ्ट करके किस पे कर दिया, इन्होंने बोला कि हम इकोनॉमिक्स इसलिए नहीं पढ़ते कि किस तरीके से वेल्थ को हासिल किया जाए, ठीक है, और हम इकोनॉमिक्स इस वजह से पढ़ते हैं कि इस वेल्थ को यूज कैसे किया जाए, हम यूज ऑफ वेल्थ पढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग तो इसी में है ना, कि अब यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वेलफेयर का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो डेफिनेशन दी, वो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक इंसान की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, अपनी बिजनेस ऑफ लाइफ को कैसे डील कर रहा होता है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल। अब आपने कहा कि भाई डेली लाइफ में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम, नहीं। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड, जो किससे क्लोजली कनेक्ट करेगा, विद द अटेनमेंट
एंड यूज ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, कि इंसान किस तरीके से चीजों को हासिल करता है और उन चीजों को अपनी वेलफेयर बढ़ाने के लिए यूज करता है। जब भी हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने वॉच पहनी हुई है, उससे आपको कोई वेलबींग आपकी मिल रही है ना, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। कोई भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो आपकी वेलबींग बढ़ा रही है, ठीक है ना। तो हम बेसिकली, मैं अगर समराइज करूं इनकी बात को थोड़ा आसान वर्ड में मैं कहना चाहूं, तो इन्होंने यूज ऑफ वेल्थ पे बात करी कि इंसान किस तरीके से चीजों को हासिल करता है, अपनी वेल्थ को कैसे एलोकेट करता है बिटवीन डिफरेंट गुड्स, बिटवीन डिफरेंट यूसेस, और अपनी वेलबींग बढ़ा रहा होता है। तो उन्होंने बोला कि भाई वेल्थ से ज्यादा बात तो, वेलबींग बढ़ाने के लिए भी वेल्थ चाहिए ना, बैकग्राउंड में तो वेल्थ है। तभी तो एडम स्मिथ ने तो असल बात कह दी थी ना कि भाई सारी प्रॉब्लम की जड़ वेल्थ है, ठीक है। लेकिन उन्होंने फोकस शिफ्ट कर दिया, कभी इकोनॉमिक्स का फोकस वेल्थ नहीं है, इकोनॉमिक्स का फोकस है कि इस वेल्थ से वेलफेयर कैसे बढ़ाई जाए, इस वेल्थ को यूज करके इकोनॉमी को ग्रो कैसे किया जाए, कैसे डेवलपमेंट की तरफ जाया जाए, ये असल फोकस, असल चीज ये है हमारी। तो बस इनकी कंट्रीब्यूशन ये हो गई कि इन्होंने वेल्थ से अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। इससे ज्यादा ना आपको समझने की जरूरत है, ना कोई इसमें और बात है। इसके बाद जो थर्ड इकोनॉमिस्ट आए ना, कोशिश करेंगे कि इनको डिस्कस करके फिर हमारी क्लास एंड हो जाए। इनका नाम था भाई लायनल रॉबिन्स, और इन्होंने, ये मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखो 1936 से बड़े क्लोज इनकी बुक है 1932, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इन्होंने बुक लिखी थी। इनकी डेफिनेशन मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन कहलाई जाती है, और ये कहा जाता है कि भाई इकोनॉमिक्स का जो असल स्कोप है, असल मतलब है, वो इनकी डेफिनेशन से हमें पता लगता है। इनकी डेफिनेशन की अगर आपने मेन बात समझनी हो तो सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ लें। लास्ट पॉइंट में आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इंसानी ख्वाहिशात लामहदूद है, उनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मसला क्या है कि वो ख्वाहिशात जिन चीजों के थ्रू पूरी की जा सकती हैं, वो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना। और इस पे हमेशा मुझे गालिब का शेर याद आता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, कंप्लीट करें, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आगे बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो बहुत ख्वाहिशें पूरी हुई, फिर भी एक गुंजाइश रह गई कि फिर भी कम निकले, कुछ रह गया बाकी। तो इंसान की ख्वाहिशात कभी भी कंप्लीटली पूरी नहीं होती। अब एडम स्मिथ ने, सॉरी, रॉबिन्स ने क्या कहा, रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि इंसान के बिहेवियर के बारे में हमें बताता है, उसको स्टडी करते हैं हम। और बिहेवियर के किस एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल एंड्स। मल्टीपल एंड्स का क्या मतलब है, मल्टीपल एंड्स, एंड्स का मतलब है आपके पास बॉन्ड्स, एंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, वॉन्ट्स। स्केर्स मींस, स्केर्स का मतलब क्या है, स्केर्सिटी, स्केर्सिटी का मतलब लिमिटेड, स्केर्स मींस लिमिटेड रिसोर्सेस। इंसान की ख्वाहिशात बहुत हैं, रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। और उन रिसोर्सेस के जो यूसेस हैं वो क्या है, ऑल्टरनेटिव। बहुत सारी यूसेस है, एक जमीन है ना, लैंड, ऑल्टरनेटिव यूसेस हैं, उस पर स्कूल भी बनाया जा सकता है, हॉस्पिटल भी बनाया जा सकता है, प्ले ग्राउंड भी बनाया जा सकता है, उसे उस पर उसको एग्रीकल्चरल लैंड भी बनाया जा सकता है, सिनेमा हॉल भी बनाया जा सकता है, उस पर उसके बहुत सारे यूसेस हैं। आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है उस लैंड को किस पर्पस के लिए यूज किया जाए, ये डिसीजन मेकिंग आपने लेनी है। तो अपने रिसोर्सेज की आपको बेस्ट एलोकेशन करनी है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एक एग्जांपल लिख रही हूँ, इस पे क्लास एंड करेंगे। और ये एग्जांपल भाई मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा स्टूडेंट से ये एग्जांपल शेयर करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे इकोनॉमिक्स का असल मतलब आपको समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गवर्नमेंट ने रखा है, ठीक है, पॉलिसी बनाने के लिए, और आपको कुछ फंड्स दे दिए जाते हैं कि भाई आपके पास 1 बिलियन है, और इस 1 बिलियन से आप 2 काम कर सकते हो। आपको ट्रांसपोर्ट
सिस्टम पे कुछ काम करना है, ठीक है ना। आपने बोला यार एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि लग्जरी कार्स बनाऊं, जरा बेहतरीन गाड़ियां बनाऊं मैं, ठीक है ना। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं लग्जरी कार्स की, हमारी इकोनॉमी में लग्जरी कार्स होंगी भाई, जबरदस्त गाड़ियां होंगी। दूसरा काम मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, मैं इसको इम्प्रूव करने की तरफ जाऊं, ठीक है ना। इस 1 बिलियन के तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हो सकते हैं, मैंने ये 2 ऑल्टरनेट्स लिखे हैं आप लोगों के सामने। कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है आप लोगों के लिहाज से। और जब आपने ये बात करी तो इसका मतलब आपको बात समझ में आ रही है कि जो 1 बिलियन है ना, यही है बस हमारे पास। इस 1 बिलियन से दोनों काम नहीं हो सकते, कोई एक काम हो सकता है। तो आपने सोचा कि इसको बेस्ट यूज करना है, इसको वहां लगाना है जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। अगर मैं लग्जरी कार्स बनाऊंगा तो उसका फायदा तो सिर्फ इलीट क्लास तक रहेगा, स्पेसिफिक सेक्टर तक रहेगा। लेकिन अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करूंगा तो मेजॉरिटी को फायदा होगा। तो बस आपको इकोनॉमिक्स यही सिखाती है कि आपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को वहां लगाना है जहां आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, ठीक है ना। ये डिसीजन मेकिंग आपने इकोनॉमिक्स के थ्रू सीखनी है, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, 3 डेफिनेशंस आप लोगों से डिस्कस करी हैं। आप लोगों का जो भी ग्रुप बना हुआ है मे बैच का, है ग्रुप आप लोगों का कोई अभी, आप लोग अभी कोई भी ऐड नहीं हो, ठीक है। जब ग्रुप बन जाएगा तो फिर मैं मटेरियल वगैरह जो भी है वो आप लोगों से शेयर कर दूंगी। अभी अगर आप बुक रीड करना चाहते हो तो आईकेप की वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको, उसकी कोई वो नहीं है आई थिंक कि एक बंदा कर सकता है डाउनलोड, कुछ नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, तो वो इजीली अवेलेबल है। तो वो आप बुक डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। और फिर जब हमारा ग्रुप बन जाएगा तो फिर हम मटेरियल वगैरह जो भी होगा वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी सवाल हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हो।